गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसा कि अपना फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, अच्छे खासे वीडियोस को सीख भी रहे हैं, कुछ चीज़ों को सीखा भी है। मोस्टली हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक आइडियाज़ को ले चुके हैं, ठीक है। अभी तक जो भी बच्चे रेगुलर रहे हो उनसे एक अपील होगा कि यह वीडियो मोस्ट प्रोबेबली थियोरेटिकली लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियोस के बाद हम लगभग 3 से 4 दिन तक कोशिश करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एस.सी. वर्मा के बुक आपके पास होंगे, डी.सी. पांडे हो सकते हैं, नीट के जेई के क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं, उनको जरूर सीरियसली अटेम्प्ट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ हम प्रॉब्लम सीरीज को चालू करेंगे। उसमें एस.सी. वर्मा के सॉल्यूशन को तो ऑब्वियसली डालेंगे पूरा ही सॉल्यूशन होगा, बट 3-4 दिन के इंटरवल के बाद उन सब चीज़ों को अटेम्प्ट ले, ताकि आपके लिए ऐसा हो कि पहले सेल्फ अटेम्प्ट ले, एनालाइज करें कि किन प्रॉब्लम्स में आपकी थिंकिंग नहीं हो पा रही। दूसरी चीज़ एक और अपील होगा कि ज़्यादा क्विकली सॉल्यूशन की ओर मत जाइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि गूगल पर बहुत सारे ऐसे रेफरेंस है जहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए, बट प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट ले। गलती करना भी एक लर्निंग का प्रोसेस है, तो आप क्या करें कि अटेम्प्ट ले, पूरी तरह से एनालाइज करें, 3-4 दिन के इंटरवल के बाद ही उसके सॉल्यूशन की सर्च करें, ठीक है ना। तो आज मोस्टली हम लोग लास्ट लेक्चर देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, और इस फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लास्ट लेक्चर में आज हम 2 देखेंगे। वो होगा कि बर्नौलीज इक्वेशन जो इतना इंपॉर्टेंट निकला आज के डेट में, जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स पर हमारे पास एप्लीकेशन है, जो भी डिवाइसेज हैं, वो चाहे मेजरमेंट डिवाइस हो, ऑपरेटिंग डिवाइस हो, उन सब में इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज हो। अब इस इक्वेशन का कॉमन यूज हम देखेंगे, जहाँ पर हम लोग डेली लाइफ में समझ सके कि कैसे इनको यूज किया जा रहा है, कैसे समझा जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, और कैसे हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जी जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, मतलब हम फ्लूइड्स को रुका हुआ मान रहे थे। एक कंटेनर में देखे थे कि हाइट के डिफरेंस के कारण हमारा प्रेशर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उस हाइड्रोस्टैटिक के रूप में कैसे इसे यूज किया जा रहा है, या कैसे इसे भी हाइड्रोस्टैटिक की तरह यूज कर सकते हैं, उसे देखते हैं। जस्ट कंसीडर कर लें कि हम एक फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं। सपोज ये मेरा एक फ्लूइड फ्लो है। हमने कंसीडर किया कि यहाँ से अपने अंदर, इस पाइप के अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ये बोले कि फ्लो करते हुए में ये पाइप किसी तरह से रुक गया, और हमारे जगह पर, हर जगह पर, स्टैटिक वर्ड का मतलब है कि अब फ्लूइड रुक गया, मतलब पाइप जाम हो गई, ठीक है ना। ट्यूब जाम हो गया, मतलब यहाँ से अब फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा, अब ट्यूब जाम है। तो कहीं ना कहीं कहोगे कि इस पॉइंट ए पॉइंट ले लेते हैं, यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी को हम थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं। चलो कुछ एजम्पशंस के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमें ये समझ में आए। हम ये बोल रहे हैं, मान लिया जाए कि इस पॉइंट की हाइट हमारे रेफरेंस से हो h1, ठीक है, और इस पॉइंट की हाइट हमारे रेफरेंस से मान लिया जाए कि यह h2 है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड लेवल से हम ये पाइप को सेटिंग किए तो हाइट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब अगर हम बोल दिए कि फ्लो कर रहा है, और फ्लो करते समय यहां पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी अभी 0 एंड यहां पर भी वेलोसिटी 0, रुका हुआ फ्लूइड है, तो ठीक है। प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, तो हम बात करते हैं इस पॉइंट पर प्रेशर A और इस पॉइंट पर प्रेशर B। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन से क्या मिलेगा। तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2, ठीक है। दोनों पॉइंट पर अप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पॉइंट पर 1 and 2 के जगह ए एंड बी कर दे, क्योंकि हमारा ए बी माना हुआ है। तो ए पॉइंट पर प्रेशर ए बाय रो प्लस 1/2 वी स्क्वायर प्लस जी H1 इज इक्वल टू प्रेशर B बाय रो, क्योंकि ये कांस्टेंट होने वाला है, दूसरे साइड में डायरेक्ट इक्वेट कर रहे हैं, प्लस 1/2 V स्क्वायर प्लस GH2। दोस्त ये टर्म जो है अभी हमने माना था कि अभी हमारा फ्लूइड जो है रुका हुआ है, और रुका हुआ का मतलब कि यह टर्म अपना 0 होने वाला। चलो ठीक है, लिख देते, जो 0 है उसको 0, PA बाई रो प्लस GH1 इज इक्वल टू PB बाई रो प्लस GH2। रो से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, अपने मन के मालिक हैं तो मल्टीप्लाई कर दे। तो हम लिख सकते हैं PA
प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी वी प्लस रो जी एच टू। एंड आप यहां से देखो कि पी ए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है पी वी प्लस रो जी एच टू माइनस एच वन। थोड़ा सा इसको गौर किया जाए दोस्त, अगर हमारे ध्यान में हो कि फर्स्ट लेक्चर में हम क्या देखे थे, तो हमने बोला था कि अगर कहीं भी एक लेवल पी वी मालूम हो जाए, ठीक है, अगर हमें पी वी लेवल मालूम है और इस पी वी लेवल से अगर हम किसी भी तरह से कोई हाइट डिफरेंस पर ऊपर से नीचे आते हैं तो उस प्रेशर में कुछ चीज को ऐड करना पड़ेगा, जो होगा रो जी इंटू द हाइट, जितना डेप्थ में हम जा रहे हैं। थोड़ा सा देखना, तो बर्नौली की मदद से प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज बिलो एट कितना, तो H2 इसका टोटल हाइट है और H1 ये है, तो H2 माइनस H1 हाइट ये बिलो है, तो ए पी बी ऊपर के प्रेशर प्लस रो जी H2 माइनस H1 आ रहा है। मतलब कि पास्कल लॉ से जो हमें कॉन्सेप्ट मिला था, बर्नौली इक्वेशन भी उसे सेटिस्फाई कर रहा है और कह रहा है कि वो सही है भैया, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि बर्नौलीज के इक्वेशन को हाइड्रोस्टैटिक्स में, मतलब रुके हुए फ्लूइड्स में भी यूज कर सकते हैं और वहां पर उन सब के डायनेमिक्स को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है बर्नौलीज की वजह से, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है बात, नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ेंगे। अगला है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो एफ्लक्स क्या होता है तो समझते हैं। एफ्लक्स का मतलब होता है कि एक छोटे से पिन होल से किसी पार्टिकल का बाहर निकलना, ठीक है ना। एफ्लक्स मतलब क्या हो जाता है, एक छोटे से छेद से, मतलब एक छोटा सा होल के थ्रू अगर कोई फ्लूइड या पार्टिकल बहुत तेजी से मूव आउट होता है, बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं एफ्लक्स। और एफ्लक्स के वेलोसिटीज को आप देखना चाहते हैं कि एफ्लक्स के वेलोसिटीज किस तरह से क्या वेरी करेगा। चलो एफ्लक्स की वेलोसिटी को देखने के लिए एक सिचुएशन को देखते हैं। सपोज मान ले कि हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में हमारा फ्लूइड है, कंटेनर में हमारा फ्लूइड अभी अवेलेबल है आराम से, और ओपन कंटेनर लिए हैं तो ताकि ऊपर से ओपन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस कंटेनर का ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे हम मान लेते हैं कि यह A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, ऊपर में प्रेशर लग रहा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब कुछ सही चल रहा था जीवन में, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन टेंशन वाली बात हुई कब हुई, तो देखो हुई कब, जब यहां पर देखा गया कि एक छोटा सा छेद हो गया, होल, एक छोटा सा होल क्रिएट हो गया। अब इस छोटे से होल क्रिएट हो गया तो इस होल का हम कुछ डेटा को मान लेते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मान लेते हैं, प्रेशर जो होगा तो ऑब्वियस है कि ये होल भी ओपन एंड पर है, तो यहां पर भी प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लोग होल हुआ तो क्या हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है, होल को बंद कर देंगे, बंद नहीं करना है दोस्त, एनालाइज करना है, ठीक है। अब एनालाइज करेंगे कैसे। अब ये पिन होल हुआ ना, तो यहां से अपना फ्लूइड जो है वो बहुत ही तेजी से निकलने लगेगा। V2 मान लेते हैं कि यहां से V2 वेलोसिटी होती है। अब V2 वेलोसिटी से फ्लो करेगा तो ऑब्वियस है कि ऊपर से भी हाइट कम होगा, और हम कह सकते हैं कि एक तरह से फ्लो, हाइपोथेटिकल फ्लो अपने को ऊपर से मिलेगा और वो मिलेगा V1 वेलोसिटी से। अब इनके प्रयोग को एक्सप्लेन करते हुए हमें यह फाइंड करना है कि यह जो एफ्लक्स था, एफ्लक्स की स्पीड क्या होगी, मतलब पिन होल से निकलने वाला जो है उसका स्पीड क्या होगा। चलो हमारे डेटा में एक और चीज की जरूरत है, उसे भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो है अभी कंटेनर का h है, मतलब हम टॉप से h हाइट बिलो में सब चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि वहां पर एक छोटा सा पिन होल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं। पहली बात ये कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसकी मदद से हम लिख सकते हैं कि A1 V1 विल इक्वल टू A2 V2। किसी चीज की जरूरत कहीं इससे पड़ेगी तो हम इसे बुलाएंगे, ठीक है। फिलहाल लिख देते हैं। बर्नौलीज के इक्वेशन को बात करें तो बर्नौलीज के इक्वेशन को हम लिख रहे हैं एट पॉइंट, दो पॉइंट पर, एक ऊपर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 पर P एटमॉस्फेरिक बाय रो प्लस 1/2 V स्क्वायर प्लस GH, क्योंकि हाइट पर है, इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक बाय रो। जैसा कि अभी बताया है कि दोनों ही एंड ओपन है, इसलिए दोनों ही एंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस 1/2
यहाँ v1 स्पीड है, यहाँ v2 स्क्वायर प्लस h क्यों नहीं लिख सकते दोस्त, तो h यहाँ पर ऑलरेडी 0 है क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट यही है, तो हम 2 ही पॉइंट को लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ कह देते h = 0 इस साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग कोई भी पॉइंट को नहीं लिख रहे, h नहीं h डैश कर देते हैं 0। चलो भाई, टर्म्स को जिससे कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर देते हैं। हमारा क्या आ रहा है, तो GH = 1/2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। चलो भाई, यहाँ तक के डिटेल पर कोई समस्या भी नहीं है। ठीक है, इसके आगे कुछ सोच लेते हैं। चलो, इसके आगे कुछ सोचने में हमें फाइंड करना है एफ्लक्स के, मतलब v2 फाइंड करना है, मतलब v1 को हटा दें तो कुछ समस्या का समाधान होगा। तो v1 को कैसे हटाते हैं, तो यहाँ से हटा दें। हम लिख सकते हैं v1 = a2v2 बाई a1। देख लो दोस्त, लिख सकते हैं तो लिख देते हैं, जब सकते हैं तो लिखेंगे, इतना तो सोचना है नहीं अपने को। चलो, GH = या 2GH = 2 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर के आए, v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर को छोड़ देते, माइनस v1 स्क्वायर को लिख सकते हैं a2 बाई a1 v2 स्क्वायर। 2GH = v2 स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखने वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यह a1 हमारे ऊपर के, मतलब कि कंटेनर के ऊपर का सरफेस एरिया था। ठीक है, और a2 जो है वो है पिन होल का एरिया। तो क्या आप कह सकते हो कि हम मैथ के स्टूडेंट हैं और बोल सकते हैं कि a2 इज टू मच लेस देन a1, बहुत ही ज्यादा छोटा, और बहुत ही ज्यादा छोटा है तो भैया आप बताओ a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, किसी छोटे नंबर को उससे बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यह वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। और अगर ये 0 है तो हम कह सकते हैं कि 2GH विल इक्वल टू v2 स्क्वायर, और अंदर में 1 माइनस 0 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH एंड v2 इज इक्वल टू √2GH। मतलब हमारी वैल्यूज आ गई कि जो एफ्लक्स था, एफ्लक्स की स्पीड आ रही है एट एच हाइट बिलो द सरफेस, मतलब सरफेस की एच हाइट बिलो में जो एफ्लक्स की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है √2GH। ठीक है, मतलब कि हम बर्नौलीज के इक्वेशन की मदद से एफ्लक्स की स्पीड को निकाल पाए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पर हल्का जोर देंगे, ज्यादा जोर मत देना, पागल हो सकते हो। ठीक है, तो अगर जोर दोगे तो फिर देखो तो ये जो रिजल्ट आया एफ्लक्स की वेलोसिटी √2GH, अगर आप चैप्टर काइनेमेटिक्स पर हैं तो उसमें एक मोशन अंडर ग्रेविटीज को डिस्कस किया। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या आता था कि अगर कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है जो h हाइट से गिराया जाए तो उसका जो स्पीड होता था वो हो जाता था √2GH। एक h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करवाया अंडर ग्रेविटी में तो उसकी वेलोसिटी हमें जो मिलती है, फाइनल वेलोसिटी, वो मिलता है √2GH। और यहाँ भी एनालिसिस हम कर रहे हैं और एनालिसिस करके हमें जो फाइनल वेलोसिटी मिल रहा है वह रिजल्ट भी सेम है। इसका मतलब कि हमें ज़्यादा सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं और हम उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं। पहले तो ये नोट्स बनाए और हम आपके नोट्स के लिए क्या लिखे हैं तो उसे समझ लेते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अब हम जो आपके रिजल्ट पर दिखा रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ लिक्विड, ये तो मैंने बता दिया। यह जो रिजल्ट था हम आपको बता रहे कि दो सर सेम एज दैट अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली थ्रू द हाइट h अंडर द ग्रेविटी। क्यों भाई? क्योंकि आपकी जो दोस्त यहाँ वेलोसिटी आई है वह है √2GH, और √2GH किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट को अगर u इज इक्वल टू 0 फ्रीली फॉल करवाते हो h हाइट से, तो आप कहते हो कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी मिलती है वह भी √2GH ही था। और यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन किए और कहे कि हमारे एफ्लक्स का जो वेलोसिटी मिला
एफ्लक्स की वेलोसिटी h हाइट वाले कंटेनर पर जो वेलोसिटी मिला वह भी √2gh ही है। ठीक है, और इसी रिजल्ट को हम बोल रहे हैं टॉरिसेली थ्योरम। ठीक है, टॉरिसेली थ्योरम कोई नया थ्योरम नहीं है। टॉरिसेली थ्योरम ये बताता है कि कोई भी एफ्लक्स बनता है, अगर कोई भी पिन होल के थ्रू अगर फ्लूइड्स फ्लो करेगा, अगर सरफेस से ऊपर के टॉप सरफेस से जो हाइट होगा उस हाइट के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी बताई जा सकती है। ठीक है, मतलब आपको वेलोसिटी अगर बताना है तो आप क्या कर सकते हो कि टॉप से उसकी हाइट लो। सपोज अगर कोई बोले कि यह मेरा टॉप है और टॉप से h1 हाइट पर यहाँ पर पिन होल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा इफ्लक्स की वेलोसिटी, तो आप बोलोगे कि दोस्त बहुत ही सिंपल, पिन √2gh1। अगर पिन होल यहाँ हो गया जिसकी हाइट h2 है, यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगा, तो बोलोगे √2gh2 एंड सो ऑन। जितना भी आपका होगा एफ्लक्स के बारे में देखा जाए तो एफ्लक्स की टॉप सरफेस से आप हाइट बिलो देख लोगे और डायरेक्ट आंसर, और यह कहलाएगा टॉरिसेली थ्योरम। ठीक है, और जो रहा स्पीड जो निकलता है किसी भी पिन होल से, जो ये स्पीड निकला, इस स्पीड को ही बोल रहे हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट इसका एप्लीकेशन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में मिलेगा। जेई के प्रॉब्लम में, स्पेशली नीट के प्रॉब्लम में बहुत ही सीधे सवाल होंगे और आपको हाइट से पूछा जाएगा। ज़्यादातर नीट के प्रॉब्लम में जो एक कॉन्सेप्ट होगा जिसके ऊपर मैं आपको अभी हिंट्स भी कर दे रहा हूँ, वो होगा क्या, इफ्लक्स की हाइट मालूम करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब वो कहाँ जाकर के ग्राउंड को टच करे। तो भाई आप प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल सॉल्व करके हाइट मालूम होगा, उसके बाद आप 2D में सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम्स को लेंगे हम, बट ऑलरेडी पहले आपको हिंट्स कर रहे हो कि ये एफ्लक्स के स्पीड आने से हम किन किन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। यस, वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब यह जो है वो क्या करता है कि फ्लो की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वेंचुरी ट्यूब को अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब को इस तरह से बनाया जाता है कि उसके बीच में कंस्ट्रक्शन हो। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि यहां पर थ्रोट बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर थ्रोट करने का मतलब क्या है कि वहां पर जैसे वॉल्यूम्स, गर्दन की समझो, आप अपने सिंपल समझो कि आपके कंस्ट्रक्शन में बीच में एक थ्रोट्स बनाते हैं। अब इस थ्रोट के बनने से फायदा क्या होता है कि पहले तो ये एक हाइट पर है, फिक्स हो गया। अब इस एक हाइट पर है तो हम अगर बोले कि 0.1, 0.2, आप ही डायग्राम को देख करके बताना कि हम क्या ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो एरिया है A1, यहां पर एरिया है A2, यहां पर अगर कोई वेलोसिटी होगी V1, यहां पर कोई वेलोसिटी V2, और हम बोले हाइट एक ही है, तो यहां से एरिया घट गया, तो एरिया घट गया तो ये क्या होगा दोस्त, यहां पर एरिया घट गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका असर क्या देखने को मिल सकता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ने के बाद उस पर क्या इफेक्ट होगा उसे चेक कर लेते हैं। सपोज हम बोल रहे हैं कि यहां पर प्रेशर लग रहा है A और यहां पर प्रेशर लग रहा है B। जस्ट देखो गौर, हम बर्नौली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन पॉइंट A एंड B पर। ठीक है, तो हम बर्नौलीज के हिसाब से लिख सकते हैं PA/ρ प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू PB/ρ 1/2 VB स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ हमारे पास हो गया। GH ये से ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक ही हाइट है, इसे भी अच्छे से लिख देते हैं PA/ρ प्लस 1/2 ρ VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB 1/2 VA स्क्वायर PB/ρ प्लस 1/2 VB स्क्वायर। अब थोड़ा सा देख लो, अगर हम दोस्त कहे जस्ट एक फैक्टर को कंसीडर कर ले और कुछ नहीं, हम कह सकते हैं कि यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से बोले तो आप कह सकते हो कि A1 V1 इज इक्वल टू सर A2 V2 लिख सकते हो। अब ये बताओ, V1 अगर ग्रेटर है तो आप कह सकते हो A1 अगर ग्रेटर है A2 से, सिचुएशन देखिए,
A1 अगर A2 से ग्रेटर है, A1 एरिया A2 से ग्रेटर है, A1 ग्रेटर है A2 से, तो यहाँ पर V1 को होगा लेस होना पड़ेगा V2 से, मतलब यहाँ V2 ग्रेटर होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट B जो है ग्रेटर। अब बोलोगे ग्रेटर का क्या फायदा, जस्ट देखो यहाँ पे इक्वेशन में अगर ये बैलेंसिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो कि V2 बड़ा है, VB बड़ा है VSC, तो आप क्या यहाँ से बोल सकते हो क्या डायरेक्ट कि यह टर्म बड़ा है और यह छोटा है, इसका मतलब कि यह टर्म को छोटा होना पड़ेगा और यह टर्म बड़ा होगा। लॉजिक समझ लेते हैं। अगर दो पार्ट के सम बराबर हैं और इसमें आपने बोला कि पार्टनर्स, जैसे पार्टनर्स का नाम रख रहे हैं 1 2 3 4, और पार्टनर 4 बड़ा है पार्टनर 2 से, अब बैलेंस करने के लिए पार्टनर 3 को तो 1 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर में 4 ऑलरेडी बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज लेके बैठा हुआ है कि यह पॉइंट बहुत बड़ा है इससे, तो ये छोटा ऑलरेडी हो गया, तो छोटा हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा। मतलब कि हम डायरेक्ट बोल दें प्रेशर A ग्रेटर देन प्रेशर B, या स्टेटमेंट को अब ऐड करें तो अब ऐड करके ये बोल सकते हैं दोस्त कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। प्रेशर क्या होगा, घटेगा। मतलब कि आप जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते हो फ्लूइड्स के, लिक्विड्स के, तो वहां पर प्रेशर घटते चला जाता है, ठीक है। अब इसका एक और यूज देखना कि क्या होगा। ये दोनों पॉइंट पर हमें प्रेशर्स के डिफरेंस पता चल सकते हैं। जैसे डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ डिफरेंस अगर पता करना हो तो आप कह सकते हो PA माइनस PB विल बी, यहाँ से इक्वेशन को लिख रहे हैं, PA माइनस PB विल बी 1/2 रो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। हम यहाँ से प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं कि दोनों ही पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस क्या। अब देखना वेंचुरी मीटर के साथ में कि कभी कभी या हमेशा एक ट्यूब लगा होता है, यह ट्यूब देखना थोड़ा सा गौर करो, जो ट्यूब फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी उसकी हाइट डिफरेंट है। तो अगर आप बोलोगे कि यहां से हम ऑब्जर्वेशन से क्या निकालने वाले हैं, तो ऑब्जर्वेशन से प्रेशर डिफरेंस वगैरह कैसे निकलेगा, तो समझ लो। अगर हम कहें कि हाइट डिफरेंस, सपोज ये H1 हाइट दिखा रहा है और ये H2 हाइट दिखा रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर यहां से PA माइनस PB अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा रो G H2 माइनस H1। हाइट डिफरेंस तो यही होगा, ठीक है, मतलब सॉरी प्रेशर डिफरेंस तो डायरेक्ट हम लोग पास करके लॉ से लिख सकते हैं रो G H2 माइनस H1। और ऑलरेडी यहां पर हमारे पास आ चुका है, वो क्या आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस आया 1/2 रो V2 VB माइनस VA का स्क्वायर। तो इसको यूज कर दे तो हम कह सकते हैं रो G H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 1/2 रो, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपके पास सारे चीज नोन हो जाएंगे, तो नोन होने के बाद जैसे H1 H2 V1 V2 ये सब डिटेल आपको जैसे ही नोन हुए आप कह सकते हो कि ये सारी वैल्यूज आपस में फाइंड कर ली जाए, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर में कुछ नहीं है, रीडिंग को समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिल रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से हम प्रेशर डिफरेंस को वहां लिख पा रहे हैं, और सेम प्रेशर डिफरेंस हमें एक यूट्यूब्स के द्वारा मिल रहा है, और यूट्यूब्स के हिसाब से हम प्रेशर डिफरेंस पास्कल के नियम को लिख रहे हैं, और वो पार्ट ये पार्ट इक्वट करेंगे तो हाइट में डिफरेंस पूछे, वेलोसिटीज का डिफरेंस पूछे, या कोई भी ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी को फाइंड करना पूछे, हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। इनके प्रॉब्लम्स को जब आप अटेम्प्ट लेंगे तो आराम से इसको सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। जी हाँ, वेंचुरीज के हिसाब से मैं आपको लिख चुका हूं कि वेंचुरी से स्पीड eventually tube is used to measure the flow speed of fluid in a tube. It consists a construction इसी को बोलते हैं, इस पार्ट को कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, ठीक है। और एक थ्रोट ऑब्वियसली बताया है इन द ट्यूब, एज अ फ्लूइड passes through the construction the speed increases in accordance with the equation of continuity, the pressure thus decreases as required by Bernoulli's equation। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही यहाँ से इस थ्रोट से क्रॉस करेगा अपना फ्लूइड तो प्रेशर डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हो आप कि अगर नोट्स बना रहे हो तो पहले स्लाइड्स को ही लिख दो और उसके बाद इसके पीछे जो हम लोग कर चुके हैं उसको लिखेगा तो एक प्रॉपर लगेगा, अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं है, बट आप अपने ऑर्डर के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। यस, लास्ट एप्लीकेशन हम लोग बर्नौलीज के देखेंगे, एस्पिरेटर, ठीक है। एस्पिरेटर मतलब कि सिंपल चीज होगा, स्प्रे या फिर बोल सकते हैं परफ्यूम सेंट वगैरह यूज करते हो आप, उससे देख रहे हैं,
ठीक है। अब बोलोगे कि सर इसमें क्या चीज़ है, क्या लॉजिक है, उसको समझो। एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन आप देने वाले हैं, मैं क्योंकि इसका इसलिए ज़्यादा बड़ा स्लाइड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये टफ एंड फास्ट नहीं लगता कॉन्सेप्ट, बट अपने को क्या है कि समझने भर के लिए जानना है, तो इसको बना रहा है। जस्ट एक कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें। ठीक, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा आपके लिए हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। मान लिया जाए यहाँ पर एयर फील्ड हो, ठीक है, एयर है, या पार्ट ए में देखा जाए ए है, यहाँ पर पार्ट बी, और यह सेक्शन जो है वो पार्ट सी, ठीक है। और पार्ट सी को हम कह रहे हैं कि किसी लिक्विड या फ्लूइड में डुबो कर रखा जाता है, जैसे परफ्यूम में होता है, ठीक है। अब परफ्यूम में क्या होता है कि जैसे एक तरह से आप प्रेस करते हो, ठीक है ना। अब प्रेस करने के बाद होता क्या है, जैसे आप प्रेस करोगे तो वो क्या होगा कि जो एयर है वो प्रेस करने के बाद वो पॉइंट बी की तरफ जाएगा। और आप बता सकते हो कि पॉइंट बी की तरफ गया, तो अभी बर्नौली इक्वेशन ने बोला कि अगर एरिया घटता है दोस्तों, वेलोसिटी बढ़ता है और साथ साथ प्रेशर घट जाता है, मतलब कि पॉइंट बी पर प्रेशर घट जाएगा। जस्ट सिचुएशन को देखना, हम यहां से प्रेस किए, प्रेस करते ही पॉइंट बी की तरफ फ्लूइड्स मूवमेंट करना शुरू किया, एयर फ्लूइड, और यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप कर गया, प्रेशर घट गया। अब प्रेशर घट गया तो उस घटे हुए प्रेशर का असर इस पूरे ही सिस्टम पर होगा आगे। जैसे प्रेशर घटेगा तो सी पार्ट जो परफ्यूम के साथ या सेंट के साथ लिक्विड में डूबा हुआ है, अब ये एक्सपीरियंस करेगा कि प्रेशर घट गया। तो प्रेशर घट गया तो इस फ्यूल को आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो फ्लूइड्स है वो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वो राइज करेगा, मतलब उसका लेवल जो है वो राइज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि प्रेशर को घट गया, तो प्रेशर जैसे ही घटा करेगा तो वो अपने आप को राइज कर देगा। जो आपने मरकरी बैरोमीटर्स में पढ़ा होगा कि वो मरकरी अपने आप को खुद एक हाइट पर जाकर के राइज करता है, ठीक है। तो प्रेशर का जैसे ड्रॉप हुआ तो जो हमारी पाइप सी है, पाइप सी जो लगी हुई थी लिक्विड के साथ, वो क्या किया, अब खुद को राइज कर रहा। अब राइज करने के बाद इस लाइन में वो आ जाता है, मतलब कि आपका जो प्रेशर सी पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, वो अब इस रास्ते में आ गए और ऑलरेडी एयर की वेलोसिटी जो तेजी से है, तो वो क्या कर दिया, एयर इससे एक परफ्यूम की तरह आपको बाहर खींच। जो हमें लगता है कि चलो भाई ऐसे स्प्रे को दबाया, तो दबाने के बाद क्या घटना हो रहा है, दबा रहे हैं, उस पाइप के ठीक नीचे एक और पार्ट बी है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, एकाएक पतला हो जाएगा। आप खोल करके भी देख सकते हैं, एक पतला पाइप होगी, उस पाइप पे पतला होने का मतलब है कि वहां पर प्रेशर ड्रॉप करके, और प्रेशर जैसे ड्रॉप किया तो वहां पर उस पॉइंट पर एक छोटी सी पाइप जो होगी, यह जो पाइप होता है यह छोटा सा छेद की जैसा होता है, और ये छोटा सा पाइप जो होता है वो लिक्विड के साथ जुड़ा होता है, फ्लूइड के साथ वो लटका होता है। जैसे प्रेशर ड्रॉप एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या करेगा, अपने स्प्रे को, परफ्यूम को ऊपर की तरफ उठा देगा और वो लिक्विड ऊपर उठेगा और फिर से वो पाइप में आ गए, लाइन में आ गए और एयर के साथ में बाहर इजेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये एस्पिरेटर का था। अब कुछ थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए मैं फिर से जो वीडियोस के शुरुआत में बोल रहा था वही बोलूंगा। आप एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 पहले वर्कआउट भी बना ले, उसके बाद अनसॉल्व एग्जाम्पल को ले 1 बाय 1। प्लीज सॉल्यूशन को जल्दी से फाइंड मत करें गूगल पर या यूट्यूब पर, कहीं पर हैं बेहतर है, हमारे चैनल से बहुत ही बेहतर वहां पर प्लेटफॉर्म है, बट आप 3-4 दिन पूरा समय दें, सॉल्व करें। 3-4 दिनों के बाद मैं एक एक करके, मतलब 5-5, 6-6 क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपके साथ आऊंगा डिस्कस करने, ठीक है। उसमें डिस्कस करेंगे, हर पार्ट को देखेंगे। एससी वर्मा 100% कंप्लीट सॉल्व करें, डीसी पांडे हो गए, नीट और जेईई के क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इस पार्ट से जो सवाल होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम क्लोज कर रहे हैं, इसके सपोर्टिंग पार्ट को सरफेस टेंशन, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, बट फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो रहा है। तो हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स के बेहद ही आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे, नीट हो, जेईई हो या स्टेट लेवल के कोई भी कॉम्पिटिशन। अगर उसे मिस करते तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, जो आज जिसकी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल के इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।